नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म दोनों साथ साथ, यानी कि आज एक ही वीडियो लेक्चर में हम लोग दो दो तरह के आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। जो पहला है दैट वन इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और जो दूसरा है दैट वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि बहुत सारे बुक में इसको नहीं भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, तो ये है क्या। और एक बात आप लोग जानो कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को ही हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि दरअसल आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता था वो कितने तरह का होता था और वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर देखो, उसे ही समराइज करके मैंने यहां पर लिख रखा है कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, इन चीजों के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। मेरे हिसाब से देखना ही चाहिए, क्योंकि पीछे का चीज अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। लेकिन मेरे पढ़ाने का अंदाज ये है कि मैं हमेशा कोई भी चीज या कोई भी मैटर या कोई भी कंटेंट जब कभी भी पढ़ाता हूं वीडियो लेक्चर में, तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी मेरे से पिछला हिस्सा खुद ब खुद शॉर्ट हिंट में एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि अगर बच्चा पिछला वीडियो नहीं भी देखे तो उसको इस वाले वीडियो को देखने में कोई परेशानी ना हो। वैसा काम मैं आज भी करूंगा, लेकिन अगर संभव हो तो आप लोगों के पास समय हो तो आप लोग जाकर पिछला वीडियो भी जरूर से देखोगे। प्लेलिस्ट में भी मिल जाता है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर जाकर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसको हम लोग कितने कैटेगरी में बांटते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाउ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड, इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, या पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को दरअसल हम लोग कितने तरह से बांटते हैं बच्चों? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 6 तरह से बांटते हैं। आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? जो सबसे पहला वीडियो आया था आइसोमेरिज्म का, वहां पर हम लोगों ने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रखा था। जो दूसरा वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में जाना था। और इस वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों को किन चीजों के बारे में जानना है? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जो कि अभी मैंने बताया, और दूसरा जो था दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जो कि कई जगह नहीं भी दिया रहता, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्यों नहीं दिया रहता वो भी जानेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? एक वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग मूव करते हैं कहां पर? तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की तरफ, ठीक है। तो बच्चों फटाफट कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सबसे पहली बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलो या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलो, दोनों एक ही चीज है। हाइड्रेट बोलो या सॉल्वेट बोलो, एक ही चीज है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन दोज कंपाउंड वेयर मिनिमम वन वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एज लिगेंड इन द कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड में कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो जाकर ऐसा वाला आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हम लोग को यहाँ पर दिख भी तो रहा है, हाइड्रेट या सॉल्वेट बोलने का मतलब क्या हुआ? वाटर से संबंधित हुआ ना। तो कंपाउंड में और सामान्य तौर पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कम से कम एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो जाकर इस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है ना बच्चों। अब ये होता क्या है? होता क्या है? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज अराइज ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बात समझ में आई कि कंपाउंड जो होता है, यहां पर समझाता हूं मैं, कि जैसे कंपाउंड है, ये है ब्रैकेट के अंदर के हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर के हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर। तो बात कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, तो एक
आइसोमर में हो सकता है अंदर हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और दूसरे आइसोमर में वही वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ जाए, तो इस वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है बच्चों? क्या होता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म? सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ अपीयरेंस, किसका, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है ना बच्चों? सबसे पहले इन्हें हटा लेता हूं यहां से। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखो तो ये अगर कोई आइसोमर है, ये है कोबाल्ट, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोबाल्ट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है H2O होल 6, ऐसा हो सकता है, और बाहर है Cl3, कोई कंफ्यूजन है? जब मैंने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था वहां भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच लिगैंड का इंटरचेंज होता है। देख लो एक बार, रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि ये दो आइसोमर यहां पर मैं लिख रहा हूं, NH3 होल 5 BrSO4, ठीक है, और दूसरा आइसोमर जो है ये है CO NH3 होल 5 SO4 Br। क्या हुआ है इन दोनों आइसोमर में? अभी ब्रोमीन अंदर था, अभी ब्रोमीन बाहर हो गया, और अभी जो है सल्फर जो है वो अंदर था सल्फेट, और अभी सल्फेट बाहर हो गया। यही ना हुआ है इन दोनों आइसोमर में? अंतर क्या है 1 और 2 में? 1 और 2 में अंतर क्या है कि इन दोनों कंपाउंड को जब हम लोग पानी में डालेंगे तो दोनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस करेगा आयनाइजेशन के बाद। दैट्स व्हाई द टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इज इट और नॉट? लेकिन तुम लोग गौर करो कि वहां जब मैंने इस बात को पढ़ाया था तो बताया था कि अंदर और बाहर जो लिगैंड का इंटरचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच, वो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक लिगेंड का इंटरचेंज हो सकता है, और वो भी सिंपली एनायनिक, मतलब कैटायनिक भी नहीं। तो न्यूट्रल लिगेंड बाहर जा सकता है क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये NH3 को बाहर करके एक SO4 को अंदर ले आए, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि वहां पर मैंने बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड कभी अंदर बाहर इंटरचेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाहर में न्यूट्रल लिगेंड रहेगा क्या? ये SO4 दरअसल SO4 2- है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अटैच है। Br दरअसल Br- है, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अटैच है। NH3 तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो न्यूट्रल NH3 बाहर किस बॉन्ड से अटैच होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, इस वजह से ये न्यूट्रल लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होता था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना? लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर भी तो न्यूट्रल लिगैंड है ना? वाटर न्यूट्रल लिगैंड होने के बावजूद इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे, तो वहां पर सवाल आ जाता है बच्चों का कि वाटर जब न्यूट्रल लिगैंड है तो ये बाहर कैसे रहता है? तो ये बाहर बच्चों कुछ इस तरह से रहता है, जैसे CuSO4.5H2O है, ये क्या है? हाइड्रेट है। तो ये H2O मॉलिक्यूल बाहर जो रहता है वो हाइड्रेट के रूप में रहता है। वो कैसे? जैसे नहीं होता है CuSO4.5H2O, ये ब्लू विट्रॉल है, ZnSO4.5H2O, ये व्हाइट विट्रॉल है, FeSO4.7H2O, ये क्या है? ग्रीन विट्रॉल है। और भी कई तरह का हाइड्रेट जो मौजूद रहता है। CaSO4 होता है ना, CaSO4.5H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2O, जिप्सम। इस तरह का बहुत सारा हाइड्रेट आप लोगों को देखने को मिलता होगा, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे हाइड्रेट के बारे में। तो आप लोग जानो कि ये सारा जो हाइड्रेट होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जिस तरह से अटैच होता है, जब हाइड्रोजन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां जाना था कि हाइड्रेट जो होता है वाटर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड के साथ 3 तरीकों से अटैच हो सकता है। वो कैसे कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरा जो होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ बाय गेट इंसर्टेड इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड। तो किसी भी तरह से ये हाइड्रेट अगर अटैच हो तो उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो चलो अब लिखना शुरू करते हैं। ये एक कंपाउंड है, ठीक है? ये बहुत सारी बातें मैं एडिशनल बोलता चला जाता हूं, लेकिन वो बोर होने वाली बात नहीं है। इन चीजों को अगर आप लोग नहीं जानते हो और जान लोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है? तो ये CO। अब हम लोग कर क्या रहे? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी हम लोग आइसोमर लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी सेम। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो H2O होल 5, और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखने के लिए क्लोरीन को अंदर लेना होगा, है ना? तो
दो क्लोरीन बाहर रहा और एक वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर रहता है ना डॉट H2O के रूप में, मतलब हाइड्रेट के रूप में, ठीक है ना। देखो और भी देखो, ये दूसरा आइसोमर और क्या होगा कि दो वाटर मॉलिक्यूल को भी तो हम लोग बाहर रख सकते थे, तो COH2O होल 4 हो जाएगा, लेकिन दो वाटर बाहर रखोगे तो दो क्लोरीन को भी अंदर लेना होगा और एक क्लोरीन अभी भी बाहर बचेगा और बाहर हम लोग डॉट 2H2O लिख सकते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से चौथे में क्या होगा कि COH2O होल 3Cl3 हो जाएगा, नहीं कि एक और वाटर को बाहर करे तो तीनों क्लोरीन अंदर हो जाएगा और बाहर डॉट 3H2O हो जाएगा। सोच कर देखो क्या इसके अलावे और कोई हो सकता था, यानी कि अगर हम लोग पांचवा लिखने की कोशिश करें COH2O होल 2, तो बाहर में अब कुछ है ही नहीं, जैसे Cl3 बाहर था, तीनों का तीनों क्लोरीन तो हम लोगों ने अंदर ले लिया ना, तो बताओ तो अब कोई क्लोरीन बाहर से आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा करेंगे डॉट 4H2O, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 2 और 3 5 हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हर जगह 5 1 6 4 2 6 3 3 6 ऐसा होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव नहीं हो सकता है। इस वजह से हम लोग ये पांचवा वाला आइसोमर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना तरह का आइसोमर होगा, सिर्फ 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 है आर किस काइंड ऑफ आइसोमर, आर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर, सही है ना। इसी को हम लोग हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर बोल देंगे, है ना बच्चों। तो क्लियर हुई बात कि हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर हम लोग किसको बोलते हैं, इतना। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो एग्जांपल जितना करेंगे ना तो उतना ज्यादा क्लियर होते चले जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग बोर नहीं होना है, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, क्योंकि पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म अभी बचा हुआ है। राइट ऑल पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग, कि इस कंपाउंड का सारा हाइड्रेट आइसोमर आप लोगों को लिखना है। तो ये चीज तो अभी हम लोगों ने लिखा वही है ना, यहाँ पर फटाफट हम लोग दूसरा तीसरा और चौथा लिख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, 4 ही होगा, देख के भी लग रहा है कैसे कि देखो CrH2O होल 5, एक क्लोरीन अंदर लेना होगा, दो क्लोरीन बाहर डॉट H2O। उसी तरह से CrH2O होल 4, दो क्लोरीन अंदर लेना होगा, एक क्लोरीन बाहर और 2H2O, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, CrH2O होल 3Cl3, अब तीनों क्लोरीन अंदर आ गया। अब इसके बाद और कोई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को कितना तरह का हाइड्रेट आइसोमर देखने को मिला, 4। और भी देखते हैं बच्चों, इस वाले कंपाउंड को देखो, यहाँ जो नेक्स्ट कंपाउंड तुम लोगों को दिख रहा है, इसमें जो दूसरा आइसोमर होगा और तीसरा, 3 तरह का होगा। बताओ तो कैसे मैं अंदाजा लगाया, मैंने अंदाजा इस तरह से लगाया कि दो क्लोरीन है ना, तो एक बार एक क्लोरीन को अंदर रखेंगे और दूसरे बार दूसरे क्लोरीन को अंदर रखेंगे, लेकिन दूसरे क्लोरीन को अंदर रखने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये तीसरा भी नहीं होगा, सिर्फ इसका एक ही तरह का आइसोमर होगा अगर डायरेक्टली हम लोग देखें तो, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्रोमियम है, NH3 को तो बाहर नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में सिर्फ वाटर ही बाहर रह सकता है, वो भी किस रूप में, हाइड्रेट के रूप में, ठीक है। तो NH3 होल 4, एक वाटर को बाहर करेंगे तो एक क्लोरीन और अंदर आ जाएगा, एक क्लोरीन पहले से अंदर था, एक क्लोरीन और अंदर आ गया, तो एक क्लोरीन और बच गया बाहर और डॉट H2, और इसके अलावे और कोई भी आइसोमर नहीं होगा इसका हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है ना। अब हम लोग इस वाले कंपाउंड को अगर देखें, तो इस वाले कंपाउंड को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है और बाहर 2 ब्रोमीन भी है, तो इस वजह से एक बार एक ब्रोमीन को अंदर रखेंगे और एक वाटर को बाहर, और दूसरी बार दोनों ब्रोमीन को अंदर रखेंगे, दोनों वाटर को बाहर। तो यहाँ पर 3 तरह का आइसोमर संभव है, वो कैसे, CONH3 होल 3, एक H2O को बाहर हमने तो क्लोरीन और एक ब्रोमीन को अंदर ले लिया, तो एक ब्रोमीन अभी भी बाहर हुआ और एक H2O बाहर, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मस्ट बी सेम, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी 3 2 5 1 6 था, अभी भी देखो 3 1 4 1 5 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ये है CONH3 होल 3, क्योंकि अमोनिया अंदर बाहर हो नहीं सकता, वाटर को बाहर करना, तो इस वाले वाटर को भी बाहर कर देंगे, तो Cl और दोनों ब्रोमीन को अंदर कर दिए Br2 और डॉट 2H2O, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर कितना तरह का ये हाइड्रेट आइसोमर देखने को मिला, 3 तरह का, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में आप लोग गौर करो, एक वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको हम एक ही ब्रोमीन को अंदर बाहर कर सकते हैं, ऐसा एग्जांपल अभी हमने करा ही था। तो इसका दूसरा हाइड्रेट आइसोमर क्या होगा, CO
NH3 ClBr, है ना, ब्रोमीन को एक अंदर लिए तो एक ब्रोमीन अभी भी बाहर रह गया और H2O भी बाहर हो गया, और बस इसके अलावा और कोई भी आइसोमर इसका हो नहीं सकता। कैसा आइसोमर? हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है ना। फटाफट कर रहे हैं, जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे ना उतना ज्यादा क्लियर होते चले जाएगा। COEN2 एक वाटर है उसको बाहर करें तो एक क्लोरीन भी अंदर आ गया, तो एक क्लोरीन और बाहर ही रह गया, डॉट H2O। नहीं समझ रहे हो तो मैसेज करो, या तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो या फिर यहीं पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, जो भी डाउट रह जाएगा उसको अगले वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना, मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को। क्यों? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस लॉकडाउन के समय में। दरअसल होता क्या ना कि हमेशा बाकी समय में हम लोग बाहर घूमने निकलते थे, दोस्तों से मिलते थे, तो जो भी तनाव वगैरह रहता था ना वो खुद भी रिड्यूस हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत तरह का स्ट्रेस रहता है, और ऑनलाइन वीडियो देखना तो बहुत ही डिफिकल्टी वाला चीज होता है। जैसे कि आयुष से कल बात हो रही थी, तो आयुष के साथ परेशानी क्या हो गई कि कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया उसका एरिया, बहुत टफ है, बहुत विकराल रूप होते जा रहा है, और बेचारा वहां पर नेट का भी स्पीड स्लो है, तो ऑनलाइन क्लास तो बेचारा वो कर ही नहीं सकता है। ऑनलाइन के लिए तो स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, और इवन ये यूट्यूब वीडियो में भी समहाउ स्पीड तो चाहिए ना, तब तो जाके बंदा देख पाएगा। क्या होगा उसको परेशानी? क्या होगा उसको परेशानी कि जैसे वीडियो देख रहा है तो वीडियो बफरिंग 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 हो रहा है, तो यही तनाव क्रिएट करता है, यही मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। और इस मेंटल स्ट्रेस के वजह से क्या होता है, नहीं पढ़ जो छोड़ देते हैं, हटाओ यार, नहीं देखना है, नहीं देखना है। लेकिन नुकसान तुम ही लोगों का हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखो कि इंडिया में, इवन वर्ल्ड में सारे लोग पढ़ रहे हैं, एनी हाउ कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को परेशानी है, हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इस परिस्थिति में भी पढ़ना होगा, अलग अलग तरह का परेशानी होगा। तो करना क्या है ना, खुद को खुश भी रखना है, क्योंकि आप अगर इरिटेट होगे, आप अगर गुस्सा में आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, और किसी ना किसी बहाने से खुश होने की कोशिश करना है। कोई भी छोटे छोटे खुशी है ना, तो हर चीज में छोटे छोटे खुशी तलाश करना है, क्योंकि मेरा सोच है अगर आप खुश नहीं रहोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। तो आयुष ने कॉल करा या मैसेज करा, तो हम भी उसको अलग अलग तरह से खुश करने के लिए, खुश मतलब हंसाने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप बहुत परेशान रहोगे ना, तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा भी आपको कोई हंसाने का भी कोशिश करेगा, आपको अजीब अजीब लगने लगेगा। लेकिन खैर वो नहीं, हर कोई मेरा बच्चा है, हर किसी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग भी काम करो कि थोड़ा सा मेरे पर दया कर दो ना भाई, दया करके पढ़ लो थोड़ा सा, और ये सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन करते रहना। और हर चीजों को, इनऑर्गेनिक का हिस्सा है तो थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा इनऑर्गेनिक का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं रखता है। इसमें अगर आप लोग इसको सिंसियरली और ध्यान से समझ जाओ तो इसका क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप छोड़ कर आ रहे हो एग्जामिनेशन में, इवन IIT एडवांस में, तब आपने तैयारी नहीं करी है बच्चों केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो ऐसा काम आप लोग नहीं करना, आप लोग ध्यान से देखो, और सचमुच बहुत आसान है। जब इसके क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो वो बहुत आसान होगा। और इसमें इसके क्वेश्चन में अंतर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टिकर का ही क्वेश्चन आप लोगों को टेढ़ा लगेगा, स्टिकर में जो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहीं पर थोड़ा बहुत आप लोगों को अजीब लगेगा। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वो और ज्यादा आसान हो जाते हैं। मतलब स्टिकर के क्वेश्चन से ज्यादा आसान असाइनमेंट वगैरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कल टेस्ट भी है, तो वहां पर पी ब्लॉक के साथ कंबाइन कर रखा है मैंने, तो वहां पर आप लोग ध्यान से उस वाले असाइनमेंट को देखना। वो QOT है, QOT मतलब क्वेश्चन आउट टेस्ट, और उसको पूरा देखने के बाद आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल जो इसका क्या होगा, वाटर को हम लोग बाहर करते हैं, तो वाटर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, CrPy2। H2O को बाहर करा तो क्या हो गया, H2O बाहर हुआ, तो एक क्लोरीन को अंदर लेना होगा, Cl2 एक पहले से अंदर था, एक क्लोरीन और आ गया, तो क्या बन गया, Cl3, और बाहर जो है डॉट H2O। तो इसमें एक ही आइसोमर होगा, यानी कि ये दोनों अपने आप में आइसोमर है, क्योंकि एक ही वाटर मॉलिक्यूल है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल 2 है, लेकिन क्लोरीन एक ही है बाहर में, तो और कोई क्लोरीन अंदर ले नहीं सकते हैं, तो अगला वाटर मॉलिक्यूल का बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो शायद आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर समझ में आए तो लाइक वाइक मारो ना, भूल जाते हो ना, बाद में जाते जाते भूल जाते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे तरह के आइसोमर की तरफ, और वो दूसरा आइसोमर क्या है बच्चों, वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमर, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में हम लोगों को क्या देखना है,
ध्यान से देखो, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, इस वजह से कि कई सारी किताबों में नहीं दिया हुआ रहता है। और सच्चाई भी यही है कि कोई ये रियल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, इस वजह से नहीं दिया हुआ रहता है। जिसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि दिस इज नॉट ए रियल आइसोमेरिज्म, ये एक्चुअल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ये एक्चुअल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। क्यों नहीं एक्चुअल आइसोमेरिज्म? कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि नहीं, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए, बाद बाकी चीज अलग हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट मस्ट बी सेम। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि सबसे पहला शर्त जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए टू राइट एनी आइसोमर, ठीक है। लेकिन यहां पर पॉलीमराइजेशन आइसोमर में ये पहला शर्त ही गायब हो जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पॉलीमराइजेशन आइसोमर की अगर हम लोग बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है। तो सेम क्या होता है? तो सेम होता है बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। याद हुआ, सेम क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। वही चीज यहां पे लिखा है मैंने, इट इज यूज्ड टू डिनोट द टू और मोर, ये TWO है, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। याद रखना, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी वजह से इसको हम लोग ट्रू आइसोमेरिज्म या रियल आइसोमेरिज्म नहीं बोलते हैं, है ना बच्चों। तो चलो फटाफट देखो यहां ध्यान से कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल से ही बेहतर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में कहां आना है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, याद रखो सेम इंपेरिकल फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट मॉलिक्यूलर, बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए कि याद रखना है। तो पहला जो होगा वो जैसे कि हम लोग मानते हैं ये है प्लैटिनम NH3 Cl2, ये मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स, कोई तकलीफ है नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लैटिनम डबल कॉम्प्लेक्स है NH3 और प्लैटिनम Cl4। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर, अब क्लियर होगा कि सबसे पहला शर्त जो होता है ड्यूरिंग राइटिंग कोऑर्डिनेशन एनी काइंड ऑफ आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड, पहला शर्त क्या होता है बच्चों? आप लोगों को याद होगा, पहला शर्त होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मस्ट बी सेम। यहां सेंट्रल मेटल आयन है प्लैटिनम, है ना, और यहां भी सेंट्रल मेटल आयन है प्लैटिनम, दिख गया, दोनों जगह सेंट्रल मेटल आयन है अपना प्लैटिनम। तो तुम गौर करो कि हर एक प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इस वाले प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया बच्चों? 4, है ना। इस वाले प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो ये 4 से जुड़ा हुआ है 4, और इस वाले प्लैटिनम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो वो गौर करो वो कितने के बराबर है? 4 के ही बराबर है। तुम लोगों को नजर आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक प्लैटिनम का सेम ही है। कोई अंतर है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर में? कोई अंतर नहीं है, यानी कि हर एक प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सेम रखा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो जो पहला वाला का देखो, पहला वाला में प्लैटिनम था 1, ठीक है ना, NH3 कितना था? 2, और क्लोरीन कितना था? 2, ठीक है ना। दूसरे वाले में टोटल देखो, प्लैटिनम था 2, है ना, 2 प्लैटिनम 1 1 2, NH3 कितना था? तो NH3 था 4, है ना, और क्लोरीन कितना था? क्लोरीन भी था 4। तो ये तो ठीक है, 1 प्लैटिनम 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। इसको अगर और एवरेज करोगे, इसका एवरेज अगर करो तो 2 से सारे में डिवीजन करो, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे ना लिखाते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा प्लैटिनम का कितना हो जाएगा? प्लैटिनम 1 हो जाएगा, NH3 होल 2 हो जाएगा, और Cl होल 2। तो देखो, तो ये वाला और ये वाला दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है या फिर डिफरेंट है बच्चों? तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला तुम लोगों को सेम नजर आ रहा होगा, ये वाले का और ये वाले का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम। क्लियर हुआ? यानी कि जो दो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो, तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमर। क्लियर हो गया? यानी कि यहां पर 1 and 2 आर व्हाट? पॉलीमराइजेशन आइसोमर। और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जानने का नहीं है। एक एग्जांपल बस हम लोग और कर ले रहे हैं कि यहां पर क्या है, ये वाला एग्जांपल देखो, CO NH3 होल 3 NO2 होल 3, ठीक है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स है।
और इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, इस कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, इसको डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कन्वर्ट कर दिए, NH3 होल 6 और CONO2 होल 6। तुम गौर से देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है। तो पहले वाले में देखोगे एक कोबाल्ट है ना, क्लियर क्लियर क्लियर, कोबाल्ट जो है एक है, NH3 कितना है 3 और NO2 कितना है, NO2 भी हो गया 3, क्लियर है। एक कोबाल्ट है, NH3 3 है और NO2 3 है, यानी कि 1:3:3, ठीक है। अब यहां पर कोबाल्ट देखो, यहां पर कोबाल्ट है तुम्हारा कितना 2 दिखा, क्योंकि एक यहां है और एक यहां है। NH3 कितना है, NH3 है तुम्हारा 6 है ना, और NO2 कितना है, टोटल की बात कर रहा हूं 6। तो बताओ तो होल नंबर रेशियो लोगे तो ये बराबर 1:3:3 हो जाएगा कि नहीं, जो कि इसी होल नंबर रेशियो के बराबर है या फिर अलग है, सेम है। यानी कि दोनों कंपाउंड का, ये पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं कहोगे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमर भी बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको अगर तुम लोग मोनोमर मान लो तो इसी का डबल है कि नहीं, यानी कि इसी का डाइमर है एक तरह से, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। होप सो कि ये तुम लोग अच्छे से समझे होंगे इस वाले वीडियो के हर एक कंटेंट को। अब अगर हम लोग बात करें अगले वीडियो में हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी डील अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर फंसेगा ना तो इस वाले हिस्से से फंसेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन फंसता नहीं है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला हिस्सा जो है ये आप लोग मिस नहीं करोगे, ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना बच्चों। तो चलो सारा वीडियो का कंटेंट खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय बाय नहीं हुआ है अभी, ये वाला कंटेंट एक मिनट देख लो, बहुत मेहनत से मैंने लिख रखा है। तुम लोग क्या करो इतना देर में कि अपने दोस्तों को प्लीज बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और इस तरह का डिजाइनर वीडियोस वगैरह मैं ले लेकर आपके लिए लाऊंगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय।